कमरे में नैना की उस बेबाक डिमांड के बाद कुछ पलों के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम उसे बस अपनी उन ठंडी गहरी आंखों से घूरता रहा। कोई और इंसान होता तो विक्रम की इस खामोशी और खौफनाक नज़र से ही डरकर बेहोश हो जाता, लेकिन नैना तो अपनी जगह खड़ी पैर थपथपा रही थी, जैसे किसी ढाबे वाले को ऑर्डर देने के बाद इंतज़ार कर रही हो। विक्रम ने अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नैना के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपना सिर हल्का सा झुकाया, जिससे उसकी डार्क परफ्यूम की खुशबू नैना की सांसों से टकराई। खाना मिल जाएगा जंगली बिल्ली। विक्रम की आवाज़ कमरे की खामोशी में किसी भारी गूंज की तरह उभरी। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। नैना ने अपनी आंखें सिकुड़ी और सीने पर हाथ बांधते हुए बोली, अब क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है मिस्टर खड़ूस? विक्रम की नज़रें नैना के चेहरे पर गड़ गई। रात के 2 बजे मेरी कंपनी के बाहर उस फुटपाथ पर क्या कर रही थी आप? हमारी बात सुबह शादी करने की हुई थी, फिर इतनी रात को वहां आने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं नहीं आता तो पता भी आपके साथ क्या हो सकता था? ये सवाल सुनते ही नैना का जो एटीट्यूड 7वें आसमान पर था, वो एकदम से धड़ाम से नीचे जा गिरा। उसे अपनी बेवकूफ़ी याद आ गई। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया, लेकिन उसने अपने बचाव के लिए तुरंत चाची को ढाल बना लिया। अरे यार, तुम मत ही पूछो तो अच्छा है, नैना ने अपना माथा पीटते हुए कहा। फिर वो पूरे कमरे में इधर उधर टहलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा ड्रामा सुनाने वाली हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई शौक था तुम्हारी उस काली डरावनी बिल्डिंग के बाहर मच्छरों से अपना खून चुसवाने का? वो तो तुम्हारी वजह से हुआ सब। नैना ने विक्रम की तरफ उंगली उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया। मेरी वजह से? विक्रम की भवें तन गई। हाँ, तुम्हारी वजह से। जब तुमने मुझे वो करोड़ों का चेक दिया ना, तो मेरे अंदर की सोई हुई शेरनी जाग गई। मैं घर गई, अपना पुराना बैग उठाया और उस चुड़ैल चाची को जिंदगी भर की भड़ास निकाल कर सुना दी। मैंने कह दिया कि अब मैं जा रही हूँ और पलटकर इस मनूस घर में कभी नहीं आऊँगी। नैना हवा में हाथ नचाते हुए पूरी फीलिंग्स के साथ बता रही थी। विक्रम उसे बहुत गौर से सुन रहा था। उसकी आंखों में जो शक्ति थी वो अब हल्की सी हैरानी में बदल रही थी। फिर विक्रम ने पूछा, फिर क्या? फुल स्वैग में घर से बाहर निकल तो आई, लेकिन 10 मिनट चलने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि आना कहाँ है। नैना ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और मुंह बनाते हुए बोली, अरे मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता था। वो तो शुक्र मनाओ कि उस चेक पर तुम्हारा नाम लिखा था। मैंने गूगल किया और तुम्हारी कंपनी पहुंच गई। सोचा था अंदर जाकर किसी मुलायम सोफे पर सो जाऊंगी। नैना अचानक रुकी और उसकी आंखों में फिर से गुस्सा भर आया। वो विक्रम से बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन तुम्हारे वो जो गेट पर 2 काले कौवे खड़े थे ना, उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया, उल्टा मुझे पुलिस की धमकी दे रहे थे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती? बेचारी मासूम सी लड़की पूरी रात सड़क पर बैठी रही तुम्हारी वजह से। विक्रम पूरी तरह सुन रह गया। उसका तेज दिमाग इस लड़की की बातों पर प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। एक अनाथ लड़की जिसके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं था, उसने बस एक चेक के भरोसे अपना घर छोड़ दिया और फिर बिना किसी डर के रात के 12 बजे एक माफिया की कंपनी के बाहर पहुंच गई। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की की बेवकूफ़ी पर गुस्सा करे या इसकी हिम्मत और बेबाकी पर हैरान हो। लेकिन एक बात विक्रम को अंदर तक छू गई थी। नैना ने अपनी उस घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी पाने के लिए विक्रम पर, या कम से कम विक्रम के उस चेक पर आंख बंद करके भरोसा किया था। लेकिन क्या पता ये सब इसके पैसे के लिए ही किया हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों की वो खतरनाक ठंडक अब कुछ कम हो गई थी। उसने नैना को घूरना बंद किया और मुड़कर अपनी जेब से फ़ोन निकाला। उसने एक नंबर डायल किया और फ़ोन कान पर लगाया। हेलो बॉस। दूसरी तरफ से उसके राइट हैंड आदमी की घबराई हुई आवाज़ आई, आधे घंटे के अंदर मेरे पेंट हाउस में नाश्ता चाहिए। विक्रम ने अपनी भारी और कमांडिंग आवाज़ में कहा, जी बॉस, क्या भिजवाऊं? आपका वही इटालियन एग वाइट ऑमलेट और ब्लैक कॉफ़ी।
विक्रम ने पलटकर नैना को देखा, जो अभी भी गुस्से में मुंह फुलाए खड़ी थी। विक्रम के होठों के किनारे एक हल्की सी, लगभग ना के बराबर मुस्कान आ गई। नहीं, विक्रम ने कहा, आलू के पराठे एक्स्ट्रा मक्खन के साथ और 2 कप चाय। फोन की दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। बॉस, आलू के पराठे? बेचारा राइट हैंड आदमी अपनी जान की खैर मनाते हुए हकलाया। उसने आज तक विक्रम सिंह को उबले हुए सलाद और ब्लैक कॉफ़ी के अलावा कुछ खाते नहीं देखा था। जो बोला है वो करो, और अगर पराठे ठंडे हुए तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। विक्रम ने फ़ोन काट दिया। नैना, जो अभी तक विक्रम को घूर रही थी, पराठों का नाम सुनते ही उसकी आंखों में 1000 वॉट के बल्ब जैसी चमक आ गई। उसका सारा गुस्सा 1 सेकंड में छूमंतर हो गया। सच्ची आलू के पराठे? नैना के चेहरे पर एक बड़ी सी मासूम और चुलबुली सी मुस्कान आ गई। विक्रम ने अपना फ़ोन वापस जेब में रखा और धीरे से बोला, हाँ, लेकिन याद रखे जंगली बिल्ली, इसके बाद तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। आज सुबह हमारी शादी होगी और अब भागने का सोचना भी मत, क्योंकि अब आप विक्रम सिंह की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। नैना ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए। शादी ही तो करनी है, कर लूँगी, लेकिन पहले मेरे पराठे आने दो। विक्रम बस सिर हिलाकर रह गया। ये लड़की सच में एक जीता जागता बवंडर थी, और विक्रम को पहली बार अपनी खामोशी जिंदगी में इस बवंडर के आने का मज़ा आने लगा था। कुछ ही देर में विक्रम के पेंट हाउस का दरवाज़ा खुला और उसका राइट हैंड आदमी हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा सिल्वर ट्रे था, जिससे उठने वाली गर्मा गर्म आलू के पराठों और फिसलते हुए मक्खन की महक ने पूरे कमरे को महका दिया था। साथ में कुल्हड़ वाली कड़क चाय भी थी। उसने ट्रे को कांच की टेबल पर रखा और बिना विक्रम की आंखों में देखे सिर झुकाकर तुरंत वहां से गायब हो गया। नैना ने जैसे ही उन गोल गोल सुनहरे और मक्खन से लथपथ पराठों को देखा, उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे उसे दुनिया का सारा खजाना मिल गया हो। वह बिना 1 सेकंड गवाए सोफे से उछली और टेबल के पास जमीन पर ही पालती मारकर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से एक बड़ा सा पराठा उठाया, उसे बीच से मोड़ा और अपने मुंह में ठूस लिया। वह ऐसे खा रही थी जैसे अगर उसने 1 सेकंड की भी देरी की तो पराठे के पैर निकल आएंगे और वह दौड़कर कमरे से बाहर भाग जाएंगे। मक्खन उसके होठों के किनारे से लग रहा था और वह बिना किसी शर्म या संकोच के मज़े से चबा रही थी। विक्रम सोफे पर बैठा अपने लंबे पैर एक के ऊपर एक रखे उसे बस घूर रहा था। उसकी ठंडी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों को अपने सामने खौफ से कांपते, गिड़गिड़ाते या बहुत सलीके से पेश आते देखा था, पर ये लड़की ये उसके सामने ऐसे खा रही थी जैसे किसी भंडारे में बैठी हो। आप आराम से खा सकती हैं, विक्रम ने अपनी भारी खुरदरी लेकिन शांत आवाज़ में कहा। उसने पहली बार नैना को आप कहकर संबोधित किया था। खाना कहीं भाग कर नहीं जा रहा है और ना ही कोई आपसे इसे छीनने वाला है। नैना ने पूरा मुंह भरा हुआ होने के बावजूद उसकी तरफ देखा और चबाते हुए ही अजीब सी आवाज़ में बोली, आपको क्या पता, जब भूख 7वें आसमान पर होना तो खाना चबाने का भी टाइम नहीं होता, सीधा निगलना पड़ता है। विक्रम ने अपनी भवें सिकोड़ी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। खैर, विक्रम ने अपना गला साफ किया और एक बेहद गंभीर, खौफनाक माफिया वाले अंदाज में बोलना शुरू किया। नैना, अब जब आप मेरी दुनिया का हिस्सा बनने जा रही हैं तो आपको कुछ बातें और कुछ नियम बहुत अच्छे से समझ लेने चाहिए। मेरी दुनिया कोई आम दुनिया नहीं है। यहाँ हर कदम पर खतरे हैं, हर कोने में दुश्मन है जो मेरी एक कमज़ोरी ढूंढ रहे हैं। कल सुबह जब आप मेरी पत्नी बन जाएंगी तो आप विक्रम सिंह की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी दोनों होंगी। नैना ने एक और पराठा उठाया और उसे अचार में डुबोकर खाना शुरू कर दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर था, विक्रम की बातों पर नहीं। आपको बिना मेरी इजाज़त के इस पेंट हाउस से या मेरे बनाए गए सुरक्षा घेरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, विक्रम अपनी सख्त आवाज़ में बोलता जा रहा था। आपके साथ हर वक्त मेरे 4 सबसे बेहतरीन गार्ड्स रहेंगे। आप किसी भी अजनबी से बात नहीं करेंगी।
अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज़, तो आप सीधे मुझे बताएंगी। मेरी दुनिया में गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा। मेरी ज़िंदगी में खून, धोखा और राजनीति। विक्रम बहुत ही गहराई और गंभीरता से अपने माफिया जीवन के नियम समझा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ नैना का पेट अब भर चुका था। आलू के 3 भारी भरकम पराठे, ढेर सारा मक्खन और ऊपर से कड़क मीठी चाय, ठंडे एसी की हवा और सोफे के मोटे कुशन्स। नैना के दिमाग में अब विक्रम की बातें किसी लोरी की तरह काम कर रही थी। हे भगवान, नैना ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें अब भारी होने लगी थी। ये आदमी अंडरवर्ल्ड का डॉन है या किसी सरकारी स्कूल का खड़ूस प्रिंसिपल? कितना लेक्चर देता है यार। मतलब मुझे क्या करना है तुम्हारे दुश्मनों से? मुझे कौन सा जाकर उनके साथ गोलगप्पे खाने हैं? उफ, मेरी तो नींद से जान निकल रही है। नैना ने एक बहुत बड़ी उबासी ली। उसने अपना मुंह तक नहीं ढका। विक्रम अपनी बात कहते कहते अचानक रुक गया। उसने देखा कि नैना की आंखें बंद हो रही है। उसका सिर कभी दाएं लुढ़क रहा था तो कभी बाएं। वह जमीन पर बैठे बैठे ही सोफे का सहारा लेकर सोने की कोशिश कर रही थी। क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? विक्रम ने थोड़े गुस्से और चिढ़ के साथ अपनी आवाज़ तेज की। हाँ हाँ बिल्कुल प्रिंसिपल साहब, मतलब विक्रम सिंह। नैना ने आधी नींद में बड़बड़ाते हुए अपना हाथ हिलाया। दुश्मन, खून, गार्ड्स, सब समझ आ गया। अब मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। और इतना कहते ही नैना का सिर पूरी तरह से सोफे के कुशन पर लुढ़क गया और वह वहीं ज़मीन पर बैठे बैठे आधी सोफे पर लटकी हुई गहरी नींद में सो गई। विक्रम की मुट्ठी कस गई। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। वह शहर का सबसे खौफनाक इंसान था। लोग उसकी एक आवाज़ पर खड़े रहते थे और ये लड़की उसका सबसे ज़रूरी लेक्चर सुनते सुनते उसी के सामने खर्राटे ले रही थी। विक्रम को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन किया कि टेबल पर रखा पानी का जग नैना के मुंह पर उड़ेल दे, लेकिन फिर उसने नैना के मासूम सोते हुए चेहरे को देखा। उसके होठों के किनारे अभी भी थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ था। विक्रम का गुस्सा अचानक एक अजीब सी लाचारी में बदल गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, अपना सिर झटकते हुए उठा और फिर से अपना कोट उठाकर नैना के ऊपर उड़ा दिया। आप सच में एक मुसीबत हैं, विक्रम ने धीरे से बुदबुदाया और वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अगली सुबह बहुत ही अजीब और शांत रही। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। विक्रम ने उसी पेंट हाउस में एक पंडित को बुलाया गया था। विक्रम ने अपना वही डार्क सूट पहना हुआ था और नैना को विक्रम के आदमियों ने सुबह सुबह एक बेहद खूबसूरत लेकिन साधारण लाल जोड़ा ला कर दिया था। नैना को इस शादी से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए ये सिर्फ आज़ादी का एक कॉन्ट्रैक्ट था। उसने चुपचाप अग्नि के फेरे लिए। विक्रम का चेहरा हमेशा की तरह पत्थर जैसा सख्त था। जब विक्रम ने नैना की मांग में सिंदूर भरा तो उसकी उंगलियां गलती से नैना के माथे को छू गई। विक्रम के हाथ की वह ठंडी छुअन महसूस करके नैना के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी नज़रें चुरा ली। शादी खत्म होते ही विक्रम ने पंडित को वहां से विदा किया। चलिए, आपको कहीं जाना है, विक्रम ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। कहाँ? हनीमून पर? हेलो मिस्टर, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, नैना ने तुरंत अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। विक्रम ने चिढ़कर अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। इस लड़की की बकबक से उसे कभी कभी भयंकर सिर दर्द होने लगता था। आप अपनी बकवास बंद करके चुपचाप गाड़ी में बैठ सकती हैं, विक्रम ने सख्ती से कहा और बाहर की तरफ चल दिया। नैना मुंह बनाते हुए अपना भारी लाल जोड़ा संभालते हुए उसके पीछे पीछे रोल्स रॉयल तक पहुंची। गाड़ी में विक्रम और नैना पीछे बैठे, जबकि आगे ड्राइवर सीट पर विक्रम का सबसे पुराना और वफादार ड्राइवर शंकर बैठा था। गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हुई, नैना का रेडियो फिर से चालू हो गया। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? कोई खतरनाक अड्डा है क्या? और तुम्हारी इस गाड़ी में कोई गाने वाने नहीं बजते क्या? इतनी शांति तो शमशान घाट में भी नहीं होती। क्या बोरिंग ज़िंदगी जीते हो तुम? हर वक्त बस सूट पहनकर खड़ूसों की तरह बैठे रहते हो। कभी हंसा भी करो, वरना बुढ़ापे में झुर्रियाँ बहुत जल्दी बढ़ जाएंगी।
नैना बिना सांस लिए लगातार बोलती जा रही थी। विक्रम ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, उसकी नसें फटने को हो रही थी। क्या आप 1 मिनट के लिए, सिर्फ 60 सेकंड के लिए अपना मुंह बंद रख सकती हैं? विक्रम ने अपनी आवाज़ को नीचा लेकिन बेहद खतरनाक रखते हुए कहा। नैना ने अपने होठों पर उंगली रख ली और एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी खुराफत नाच रही थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बहुत ही आलीशान और विशाल इमारत के सामने रुकी। इमारत के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, रॉयल ब्लू स्विमिंग एकेडमी। ये शहर का सबसे महंगा और बेहतरीन स्विमिंग क्लब था। यहाँ सिर्फ अरबपतियों के बच्चे ही जाते थे। नैना ने शीशे से बाहर देखा और उसकी भवें सिकुड़ गई। उसने विक्रम की तरफ मुड़कर देखा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें तैरना सीखना है क्या? वैसे भी तुम इतने लंबे हो, तुम तो वैसे भी नहीं डूबोगे। विक्रम ने उसकी बकवास को नज़रअंदाज किया और अपनी गहरी शांत आंखों से उसे देखते हुए कहा, मैंने आपके बारे में पूरी जानकारी निकलवाई थी। मुझे पता चला कि बचपन से ही आपको स्विमिंग सीखने का बहुत शौक था, लेकिन आपकी चाची ने आपको कभी इसकी इजाज़त नहीं दी और ना ही कभी इसके पैसे दिए। नैना एकदम से चुप हो गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आज से आप यहाँ रोज़ सुबह स्विमिंग सीखने आएंगी, विक्रम ने बहुत ही साधारण तरीके से कहा, जैसे ये कोई बहुत छोटी सी बात हो। आपका एडमिशन यहाँ हो चुका है, पूरा पूल आपके लिए प्राइवेट रखा जाएगा। नैना का दिमाग जैसे सुन पड़ गया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ ताने सुने थे, गालियाँ खाई थी और अपनी हर इच्छा को मारा था। किसी ने आज तक उसकी इतनी छोटी सी पसंद का इतना बड़ा ख्याल नहीं रखा था, और वो भी एक ऐसा इंसान जिसे वह सिर्फ एक खड़ूस माफिया समझती थी। अचानक नैना के अंदर का सारा बवंडर एक साथ फट पड़ा। वह खुशी, हैरानी और उत्साह से पागल हो गई। हे भगवान, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नैना की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने बिना ये सोचे कि वह क्या कर रही है, अचानक विक्रम की तरफ उछाल लगा दी और अपनी दोनों बाहें विक्रम के चौड़े सीने के चारों तरफ लपेटकर उसे जोर से गले लगा लिया। विक्रम का पूरा शरीर एक झटके में पत्थर की तरह जम गया। उसकी सांस गले में ही अटक गई। उसने आज तक किसी को खुद के इतने करीब नहीं आने दिया था, और ये लड़की, उसकी पत्नी, उसे पागलों की तरह बीच रही थी। तुम कितने अच्छे हो यार, नैना उसके गले लगते हुए बिना रुके बकबक करने लगी। मतलब मुझे तो लगा था तुम एकदम करेले जैसे कड़वे और खड़ूस हो, लेकिन तुम तो एकदम रसगुल्ले जैसे मीठे निकले। I mean स्वीट वाले खड़ूस। पता है मैंने कितनी बार उस गंदे से तालाब में तैरने की कोशिश की थी, पर चाची ने मार मार कर सुझा दिया था। तुम सच में दुनिया के सबसे बेस्ट लंबे खंबे हो। विक्रम अभी इस झटके से बाहर भी नहीं आया था कि नैना अचानक उससे अलग हुई। विक्रम के सख्त और ठंडे चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और एक जोरदार मुआ की आवाज़ के साथ विक्रम के गाल पर एक बहुत ही प्यारा और बेबाक किस कर दिया। थैंक यू सो मच बॉस, तुम सच में बेस्ट हो, नैना ने आंख मारते हुए कहा। इससे पहले कि विक्रम को समझ पाता या कोई रिएक्शन दे पाता, नैना ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अपने भारी लाल जोड़े को घुटनों तक लाया और खुशी से चीखते हुए एक छोटी बच्ची की तरह स्विमिंग एकेडमी के गेट की तरफ भाग गई। गाड़ी के अंदर अब ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई बम फट गया हो और उसकी गूंज के बाद की शांति छा गई हो। आगे बैठे ड्राइवर शंकर की हालत देखने लायक थी। उसने रियर व्यू मिरर में ये सब देख लिया था। शंकर का मुंह इतना खुला हुआ था कि उसमें एक पूरी मक्खी जा सकती थी। उसकी आंखें फटी की फटी थी और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। शहर के सबसे बेरहम माफिया, जिसके नाम से पुलिस भी पसीने छोड़ती है, उसे एक लड़की ने सरेआम गाल पर चूम लिया और भाग गई। शंकर के दिमाग की नसें ये नज़ारा देखकर फट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या बॉस अब गुस्से से अपनी बंदूक निकालकर उसे गोली मार देंगे, क्योंकि उसने ये सब देख लिया था। शंकर ने डरते डरते शीशे से विक्रम की तरफ देखा।
विक्रम अपनी जगह पर भूत बनकर बैठा हुआ था। उसकी वो ठंडी, खौफनाक और बेजान आंखें अब हैरानी से चौड़ी हो चुकी थी। उसका एक हाथ धीरे से उठा और अपने उसी गाल पर जाकर रुक गया जहां नैना ने अभी अभी अपने होठ रखे थे। विक्रम के सीने में एक ऐसी हलचल हो रही थी जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसका वो माफिया वाला गुरूर, वो गुस्सा, वो चिढ़, सब जैसे उस एक पल के लिए पिघल कर खत्म हो गया था। उसे नैना की उस बकबक से चिढ़ भी हो रही थी, लेकिन गाल पर उस किस की गर्माहट उसके सीधे दिल तक पहुंच गई थी। शंकर की सांसें भारी हो रही थी। उसने हिम्मत करके खांसने का नाटक किया। बॉस, अब कहाँ चलना है? विक्रम ने झटके से अपना हाथ गाल से हटाया। उसने खुद को संभाला और वापस अपने चेहरे पर वही खौफनाक और सख्त मुखौटा पहन लिया, लेकिन उसकी आंखों की वो उलझन छुप नहीं पा रही थी। उसने शीशे से बाहर भागती हुई नैना को देखा, जो गार्ड से बहस करते हुए अंदर जा रही थी। विक्रम के होठों पर पहली बार एक असली, गहरी और बेहद दिलचस्प मुस्कान आ गई, जिसे वह चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। गाड़ी कंपनी की तरफ लो शंकर, विक्रम ने अपनी आवाज़ को सख्त रखने की कोशिश करते हुए कहा। और हाँ, अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हारी जीभ कटवा कर इसी स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। जी बॉस। बिल्कुल नहीं बॉस। शंकर ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। उसे पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब सिर्फ एक दिखावा नहीं रह गई थी। नैना नाम का ये बवंडर अब विक्रम सिंह की उस खामोश और डार्क दुनिया में घुस चुका था, और अब इस बवंडर को शांत करना खुद विक्रम के बस की बात नहीं थी। दोनों की ये बगावत, नोक-झोंक और ये अजीब सा इश्क अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जाने वाला था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। स्विमिंग एकेडमी के शानदार कांच के दरवाज़ों के अंदर का नज़ारा किसी कॉमेडी फिल्म के सीन से कम नहीं था। रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियां और वहां मौजूद हाई क्लास लोग फटी आंखों से उस अजूबे को देख रहे थे। नैना अपने भारी भरकम लाल रंग के चमचमाते ब्राइडल जोड़े में, जिसके किनारों पर बाहरी गोल्डन कढ़ाई और मोतियों का काम था, सीना तान कर अंदर घुस आई थी। उसके हाथों में लाल चूड़ियां खनक रही थी और पैरों में भारी पायल। उसे लोगों की घूरती हुई नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सीधे नीले क्रिस्टल क्लियर पानी वाले विशाल स्विमिंग पूल की तरफ कदम बढ़ाए। पूल के किनारे पहुंचकर नैना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पानी की हल्की लहरें और क्लोरीन की ताज़ी महक उसे किसी जन्नत जैसी लग रही थी। उसने तुरंत अपनी कुर्ती की जेब से अपना पुराना सा फ़ोन निकाला, कैमरा ऑन किया और पूल की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई, पागलों की तरह मुंह बनाते हुए, कभी एक आंख मारते हुए तो कभी पाउट बनाते हुए। उसने धड़ाधम 10-15 सेल्फी क्लिक कर डाली। उसे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि वह एक करोड़पति माफिया की नई नवेली दुल्हन है। उसे तो बस अपने इस पल को कैमरे में कैद करना था ताकि वह अपनी इस जीत का जश्न मना सके। सेल्फी लेने के बाद उसने एक स्टाफ को बुलाया और पूरे रुतबे से बोली, भैया मेरे लिए एक बढ़िया सा स्विम सूट लाओ, और हाँ, ऐसा लाना जिसमें मैं इस भारी लहंगे की तरह फंसी हुई ना लगूं। दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच सिंह एंटरप्राइजेज की गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी माले पर एक अलग ही खामोशी छाई हुई थी। विक्रम अपनी शानदार लेदर चेयर पर बैठा था। उसने अपना डार्क नेवी ब्लू सूट उतारकर कुर्सी के पीछे टांग दिया था और अब सिर्फ एक क्रिस्प सफ़ेद शर्ट में था जिसकी आस्तीनियाँ कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। उसके सामने शहर के सबसे खतरनाक बिल्डर्स और दुश्मनों की फाइलें रखी थी। उसका राइट हैंड आदमी शिवा पिछले 10 मिनट से उसे अगले जेब और दुश्मनों के मूवमेंट्स के बारे में समझा रहा था। एक अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए ये सब बहुत गंभीर बातें थी। पुलिस और दुश्मनों की हलचल की स्टिक जानकारी होना उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल था, लेकिन विक्रम का ध्यान वहाँ था ही नहीं।
उसकी कोहनी आर्म्स रेस्ट पर टिकी थी और उसकी उंगलियां बार बार उसके उसी गाल को छू रही थी जहां कुछ घंटों पहले नैना ने अपने गर्म होठ रखे थे। विक्रम की सर्द और बेजान आंखों में आज एक अजीब सी उलझन और भटकाव था। वह जितनी बार खुद को काम में लगाने की कोशिश करता, उसे नैना की वो चुलबुली हंसी और बकबक और अचानक गले लगने का वो एहसास याद आ जाता। बॉस, क्या हमें पुलिस के उस नए कमिश्नर को कोई मैसेज भिजवाना चाहिए? शिवा ने घबराते हुए पूछा। विक्रम ने झटके से अपना हाथ गाल से हटाया। उसे अपनी आंखों में वापस वही खौफनाक शक्ति लाने की कोशिश की और भारी आवाज में बोला, नहीं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पुलिस के काम करने के तरीके को पहले लॉजिकली समझो। हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे जांच हमारी तरफ घूमे। उन पर नज़र रखो बस। शिवा सिर हिलाकर वहां से चला गया। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पीछे धकेलकर कांच की विशाल खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। शहर को ऊंचाई से देखते हुए उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरे इस लोहे जैसे दिमाग को पिघला रही है। शाम के करीब 6 बज रहे थे। विक्रम का काफिला जब पेंट हाउस पहुंचा तो अंदर का नज़ारा देखकर विक्रम के कदमों की रफ्तार अचानक धीमी हो गई। नैना वापस आ चुकी थी। उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे और उनसे पानी की कुछ बूंदें टपककर उसकी गर्दन पर गिर रही थी। उसने अपना वह भारी लाल जोड़ा उतार दिया था और उसकी जगह एक बहुत ही ढीली ओवरसाइज सफ़ेद टी शर्ट और काले रंग का कंफर्टेबल लोअर पहन लिया था। वह सोफे पर चारों खाने चेत लेटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे युद्ध के मैदान से लाकर फेंका हो। विक्रम की आहट सुनकर नैना ने बस अपनी गर्दन घुमाई और बिना अपनी जगह से उठे एक लंबी सी सांस छोड़े हुए बोली, उफ, आ गए तुम। मुझे तो लगा था कि तुम माफिया लोग रात के अंधेरे में ही घर लौटते हो। मेरी तो जान ही निकल गई आज। विक्रम धीरे धीरे चलकर काउच के पास आया। उसकी डार्क परफ्यूम की महक से पूरा कमरा भर गया था। तैरना इतना मुश्किल होता है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। नैना ने अपने दोनों हाथ हवा में लटकाते हुए शिकायत की। मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं और सबसे बड़ी बात, मेरे पेट में चूहे नहीं डायनासोर कूद रहे हैं। विक्रम ने अपने होठों को एक पतली लाइन में दबाया। तो आपने गार्ड्स को खाना लाने के लिए क्यों नहीं कहा? अरे कहा था ना। नैना उठकर बैठ गई और अपने बाल झटकते हुए बोली, लेकिन तुम्हारे उन काले कौवों को मेरी बात समझ ही नहीं आती। मैंने कहा कि मुझे स्पाइसी चाइनीज़ नूडल्स और ढेर सारे डम्पलिंग्स खाने हैं और साथ में कच्चे खीरे और टमाटर की पतली पतली स्लाइस काट कर देना। मुझे एकदम फ्रेश वाली फीलिंग चाहिए। लेकिन वो मुझे घूरने लगे जैसे मैंने उनसे उनकी जायदाद मांग ली हो। विक्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये लड़की जो अभी अभी उसकी पत्नी बनी थी, जिसका आज पहला दिन था इस करोड़ों के पेंट हाउस में, वह 56 भोग छोड़कर चाइनीज़ नूडल, डम्पलिंग्स और कच्चे खीरे टमाटर मांग रही थी। विक्रम को कभी कभी लगता था कि नैना किसी दूसरे ही ग्रह से आई है। विक्रम ने अपने एक गार्ड को इशारा किया और गार्ड तुरंत वह अजीब सा ऑर्डर पूरा करने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। कमरे में अब सिर्फ वो दोनों थे। विक्रम ने अपनी जेब में हाथ डाले और नैना की तरफ एक कदम और बढ़ाया। उसकी आंखें एकदम गहरी हो गई थी। आज सुबह विक्रम की आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन और नशा था। कार के अंदर जो हुआ वो क्या था? नैना जो अभी तक अपने पैर सहला रही थी, विक्रम का सवाल सुनकर एकदम से रुक गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विक्रम को देखा। एक सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम को लगा कि अब शायद नैना को अपनी गलती का एहसास होगा या वो शर्माएगी, लेकिन अगले ही पल नैना ने हवा में अपना हाथ ऐसे झटक दिया जैसे विक्रम ने कोई बहुत ही फालतू सवाल पूछ लिया हो। ओहो, तो तुम उस छोटी सी पप्पी को लेकर अभी तक टेंशन में घूम रहे हो? नैना जोर से हंस पड़ी। अरे लंबे खंबे, तुम माफिया लोग हर छोटी बात का इतना इशू क्यों बनाते हो? वो तो बस मेरा तुम्हें थैंक यू बोलने का एक छोटा सा तरीका था। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया था, तो क्या मैं तुम्हें बस हाथ मिलाकर छोड़ देती? और वैसे भी नैना अचानक सोफे से उठी और विक्रम के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। उन दोनों के
बीच अब बस कुछ इंच का फासला था। नैना ने अपनी उंगली विक्रम के चौड़े सीने पर रखी और एक बहुत ही चुलबुली शैतानी मुस्कान के साथ बोली, तुम मेरे पति हो, वो भी असली वाले। तो अगर मैंने तुम्हें एक किस कर भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? या तुम्हें डर है कि तुम्हारे गुंडों ने तुम्हें लाल टमाटर बनते हुए देख लिया था? विक्रम की सांसें तेज हो गई। नैना का यूं बेबाकी से उसके सीने पर उंगली रखना और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे छेड़ना विक्रम के अंदर के उस सोए हुए ज्वालामुखी को भड़का रहा था। उसने अचानक नैना की उस उंगली को अपने बड़े और सख्त हाथ से पकड़ लिया और उसे हल्का सा खींचकर अपने और करीब कर लिया। नैना की हंसी अचानक रुक गई। विक्रम की आंखों में जो खौफनाक और जुनूनी आग थी, उसने नैना की धड़कनों को एक पल के लिए तेज कर दिया। मुझे किसी का खौफ नहीं है जंगली बिल्ली, विक्रम ने उसके चेहरे के बिल्कुल पास झुकते हुए एक बेहद धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। लेकिन अगर तुम इस आग से खेलने का शौक रखती हो तो ये याद रखना कि मैं जलने वालों में से नहीं हूँ, जलाने वालों में से हूँ। अगली बार अगर मेरे इतने करीब आई तो शायद मैं तुम्हें पीछे हटने का मौका भी ना दूँ। कमरे की हवा एकदम से भारी हो गई थी। नैना की वो बकबक पहली बार विक्रम की उन गहरी आंखों और उसकी डार्क परफ्यूम की महक के आगे खामोश हो गई थी। विक्रम उसे घूरता रहा और नैना की सांसें उसके चौड़े सीने से टकराती रही। ये नोकझोंक अब एक ऐसे जुनून में बदल रही थी जिसे संभालना दोनों के बस से बाहर होने वाला था। कमरे में पसरी वो भारी और खौफनाक शांति अब टूटी जब गार्ड ने एक बड़ी सी ट्रॉली में नैना का अजीबो-गरीबो खाना लाकर टेबल पर रखा। एक तरफ से स्पाइसी चाइनीज नूडल्स और डम्पलिंग्स भी भाप उड़ रही थी और दूसरी तरफ प्लेट में कच्चे खीरे और टमाटर की पतली पतली स्लाइस एकदम सलीके से सजी हुई थी। खाना देखते ही नैना का सारा फ्लर्ट और बगावत एक पल के लिए गायब हो गया। उसने विक्रम को वहीं छोड़ा, सोफे पर उछाल मारी और दोनों हाथों से डम्पलिंग्स पर ऐसे टूट पड़ी जैसे सदियों से भूखी हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, अपने कोट के बटन खोले और सोफे के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गया। वह बस अपनी ठंडी बेजान आंखों से उस लड़की को घूर रहा था जो उसके आलीशान कांच के महल में बैठकर कच्चे टमाटर चबा रही थी। तुम्हें पता है, नैना ने अपना मुंह नूडल्स से भरते हुए कहा, तुम्हारे गुंडे शक्ल से भरे ही खूंखार हो, लेकिन खाना एकदम नंबर 1 लाते हैं। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ मेल्स चेक करने लगा। उसे लगा कि अब शायद कुछ देर के लिए इस लड़की की बकबक बंद रहेगी, लेकिन नैना का पेट जैसे ही भरा, उसके दिमाग की खुराफत फिर से चालू हो गई। उसने अपने हाथ साफ किए, अपनी कुर्ती से अपना पुराना सा फ़ोन निकाला और अचानक अपनी जगह से खिसक कर सोफे पर विक्रम के बिल्कुल करीब आ गई। वह इतनी करीब आकर बैठी कि उसके कंधे विक्रम के मजबूत बाहों से लगकर छू रहे थे। नैना के गीले बालों से आ रही ताज़े शैम्पू और फूल के क्लोरीन की महक विक्रम की डार्क और कड़क परफ्यूम की खुशबू के साथ मिलकर एक अजीब सा नशा पैदा कर रही थी। विक्रम का ध्यान अपने फ़ोन से भटक गया। उसके शरीर की नसें एकदम से तन गई। देखो ना पतिदेव, नैना ने अपना फ़ोन विक्रम के चेहरे के बिल्कुल सामने कर दिया और अपना सिर लगभग विक्रम के कंधे पर टिका दिया। विक्रम ने एक पल के लिए अपनी सांसें रोकी। वो इस अचानक बड़ी नज़दीकी से थोड़ा असहज हो गया था। किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होती थी कि वो विक्रम सिंह के इतने करीब खड़ा भी हो सके, और ये लड़की जानबूझकर उसके पर्सनल स्पेस में घुस रही थी। थोड़ा दूरी बनाकर बैठिए नैना, विक्रम ने अपनी खुरदरी और भारी आवाज़ में कहा और सोफे पर हल्का सा पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन नैना कहाँ मानने वाली थी। उसका फुल फ्लर्ट मोड ऑन हो चुका था। वो भी खिसक कर उसके और करीब आ गई। क्यों? नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए एक बेहद शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं कोई चुड़ैल हूँ क्या जो तुम्हारा खून पी जाऊंगी? या फिर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है मिस्टर खड़ूस? विक्रम की उंगलियां फ़ोन पर कस गई। नैना की ये चुलबुली बगावत और उसकी ये बेबाकी विक्रम के अंदर एक ऐसी अजीब सी कशिश पैदा कर रही थी जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसे प्यार व्यार तो नहीं था, लेकिन इस लड़की की हिम्मत और इसके इतने करीब होने का एहसास उसके दिमाग को सुन कर रहा था। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुद्दे की बात पर आइए। विक्रम ने अपनी नज़रें फ़ोन के स्क्रीन पर गड़ाए रखने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा,
मुद्दे की बात ये है, नैना ने अपनी उंगली फ़ोन की स्क्रीन पर टैप करते हुए कहा, मैंने स्विमिंग एकेडमी में पता किया है कि अगले महीने एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। सोचो, अगर मैं जीत गई तो तुम्हारे नाम के आगे भी तो 4 चांद लग जाएंगे। माफिया डॉन की चैंपियन पत्नी। विक्रम ने झटके से उसकी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, ये कोई स्कूल का खेल नहीं है। आप मेरी पत्नी हैं। उस कंपटीशन में हज़ारों लोग होंगे, मीडिया होगी। मेरी दुनिया के दुश्मन सिर्फ एक मौके की तलाश में रहते हैं। मैं आपको इस तरह खुलेआम किसी खतरे में नहीं डाल सकता। नैना ने तुरंत अपना मुंह फुला लिया। उसने फ़ोन साइड में फेंका और अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। तो क्या मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे इस कांच के पिंजरे में कैद रहूंगी? नैना ने अपनी आंखें सिकुड़कर विक्रम के बिल्कुल चेहरे के पास आकर कहा, मैंने तुमसे शादी अपनी आज़ादी के लिए की थी, तुम्हारे दुश्मनों से डरकर छुपने के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास इतने हट्टे कट्टे गार्ड्स हैं, वो क्या वहाँ झक मारेंगे? उन्हें लगा देना मेरी सिक्योरिटी में। दूसरा, दुनिया को कहाँ ही पता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नैना की सांसें विक्रम के चेहरे से टकरा रही थी। उसका वो जिद्दीपन, वो फ्लर्ट करने का अंदाज और वो मासूमियत। विक्रम का दिमाग चकराने लगा था। वो जितना इस लड़की से दूर भागने की कोशिश करता, वो उतनी ही ज़ोर से उसे अपनी बातों के जाल में लपेट लेती थी। नैना, जिद मत कीजिए। विक्रम ने अपनी सख्त आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में वो पुराना खौफ नहीं था। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नैना ने अचानक विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए एक छोटी बच्ची की तरह जिद करने लगी। मान जाओ ना, तुम दुनिया के सबसे अच्छे माफिया हो। कसम से, मैं किसी दुश्मन से पंगा नहीं लूँगी। बस जाऊँगी, तैरूँगी, मेडल जीतूँगी और वापस आ जाऊँगी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये लड़की उसका सारा सिस्टम हैंग कर रही थी। उसे पता था कि अगर उसने अभी हाँ नहीं कहा तो ये पूरी रात उसके कान खा जाएगी। विक्रम ने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। उसने अपनी आंखें खोली और नैना की उन चमकती हुई आंखों में देखकर हार मानते हुए बोला, ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन सुरक्षा के सारे नियम मेरे होंगे। और अब चुपचाप जाकर सो जाइए, मुझे काम करना है। यस यस यस। नैना खुशी से मारे सोफे पर ही उछल पड़ी। उसने झटके से अपना फ़ोन उठाया, विक्रम को एक ज़ोरदार हाई फाई दिया, जिसका विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, और खुशी से उछलते हुए बक बक करते हुए कमरे की तरफ जाने लगी। अरे वाह नैना, अब तो तू चैंपियन बनेगी। उस चुड़ैल चाची को तो मैं अखबार में अपनी फ़ोटो दिखाऊंगी। और तुम मिस्टर खड़ूस, तुम बस देखते जाना। मैं उस पानी में ऐसे आग लगाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। गुड नाइट पतिदेव। मीठे मीठे माफिया वाले सपने देखना। वह कोई अजीब सा वीआईपी डांस करते हुए और खुद ही धुन गुनगुनाते हुए अपने कमरे में गायब हो गई। पूरे हॉल में वापस वही सन्नाटा छा गया। विक्रम अपनी जगह पर पत्थर की तरह बैठा था। उसने अपना फ़ोन टेबल पर रखा, अपनी दोनों कोहनियों को घुटनों तक टिकाया और अपना सिर दोनों हाथ में पकड़ लिया। पागल लड़की, विक्रम ने सिर पकड़ते हुए ही धीरे से बड़बड़ाया। उसके होठों पर एक बहुत ही अजीब थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो शहर का सबसे खूंखार डॉन एक चुलबुली लड़की की बकबक और उसके कच्चे टमाटर खाने की आदतों के आगे इतनी आसानी से कैसे पिघल रहा था। बवंडर अब पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी में छा चुकी थी। स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप की तैयारी अब पूरी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। विक्रम ने नैना के लिए कोई आम कोच नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल का सख्त और बेस्ट कोच हायर किया था। नैना भी अब उस खड़ूस डॉन को अपनी काबिलियत साबित करने की जिद पकड़ चुकी थी। वो सुबह से लेकर शाम तक पानी में घंटों पसीना बहाती, अपनी हर एक सांस और हर एक स्ट्रोक को परफेक्ट करने में लगी रहती। लेकिन इस भारी मेहनत का असर ये हुआ कि घर लौटते लौटते नैना की बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती थी। वो वंडर जो पूरे घर में उछल कूद करता था, अब पेंट हाउस में आते ही सीधे सोफे पर धड़ाम से गिरता और
अधमरी हालत में लेट जाता। एक शाम नैना ट्रेनिंग से लौट कर आई और हमेशा की तरह सोफे पर पसर गई। विक्रम अपने लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। तभी गार्ड्स ने टेबल पर नैना का मनपसंद खाना, गर्मा गर्म पाव भाजी और एक्स्ट्रा बटर ला कर रख दिया। खाने की महक से नैना की नींद तो खुली, लेकिन उसके शरीर में रत्ती भर भी जान नहीं थी। ओए पतिदेव, नैना ने अपनी आधी खुली आंखों से विक्रम को देखते हुए बेहद थकी हुई और लाडली सी आवाज में कहा। विक्रम ने लैपटॉप से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा। क्या है? मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। पानी में हाथ चला चला कर मेरे कंधे जाम गए हैं, नैना ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। फिर उसने एक बड़ी सी स्माइल दी और बोली, तुम खिला दो ना। विक्रम की उंगलियां कीबोर्ड पर ही जम गई। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और नैना को ऐसे घूरा जैसे उसने कोई बम फोड़ दिया हो। मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? विक्रम ने अपनी भारी आवाज में अविश्वास से साथ बोला। हाँ तो पति देव हो ना तुम मेरे, आखिर पति किस काम आते हैं? नैना ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। अब अगर पत्नी के हाथ टूट रहे हैं तो पति का फर्ज है कि वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाए। जल्दी आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। विक्रम के माथे पर पसीने की एक हल्की सी बूंद चमक उठी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपने हाथों से सिर्फ बंदूकें, फाइलें और शराब के गिलास उठाए थे। किसी को अपने हाथों से निवाला खिलाना, ये काम अंडरवर्ल्ड डॉन विक्रम सिंह की डिक्शनरी में था ही नहीं। नैना, ये बचपना बंद कीजिए और खुद खाइए। विक्रम ने सख्ती दिखाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने भी जिद पकड़ ली। ठीक है, मत खिलाओ, मैं भूखी ही मर जाती हूँ। कल सुबह जब मेरी लाश इस सोफे पर मिलेगी ना, तब तुम दुनिया को बताना कि एक करोड़पति माफिया अपनी बीवी को एक निवाला पाव भाजी नहीं खिला पाया। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ी। उसे पता था कि ये लड़की अपनी बकवास से उसका दिमाग खराब कर देगी। उसने चुपचाप अपना लैपटॉप बंद किया और उठकर नैना के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। विक्रम का चेहरा देखने लायक था। उसकी हमेशा खौफनाक और बेजान रहने वाली आंखों में इस वक्त भयंकर कंफ्यूजन और घबराहट थी। उसने कांपते और थोड़े अजीब से हाथों से पाव का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे भाजी में डुबोया और बहुत ही रोबोटिक तरीके से नैना के मुंह के पास ले गया। नैना ने मजे से मुंह खोला और निवाला खा लिया। बहुत, तुम्हारे हाथों से तो ये और भी टेस्टी लग रहा है, नैना चबाते हुए चहकी। विक्रम ने अजीब सा मुंह बनाया। उसका पूरा शरीर ऐसे अकड़ा हुआ था जैसे वो किसी बहुत ही खतरनाक बम को डिफ्यूज़ कर रहा हो। नैना जानबूझकर नखरे कर रही थी। अरे थोड़ा मक्खन भी लगाओ ना। हाँ ऐसे, अब थोड़ा प्याज भी डालो। विक्रम मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई दुश्मन अभी आकर उसे गोली मार दे, लेकिन उसे ये टॉर्चर न सहना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं नैना की वो चुलबुली स्माइल देखकर विक्रम के उस पत्थर जैसे दिल में कुछ पिघल भी रहा था। आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया। आज स्टेट चैंपियनशिप थी। नैना सुबह से ही सुपर एक्साइटेड थी। उसने अपना स्विमिंग गियर पैक किया और विक्रम के कमरे में थड़थड़ाते हुए घुस गई। विक्रम अपना डार्क ब्लू सूट के बटन लगा रहा था। चलो रेडी हो जाओ, आज मेरा कंपटीशन है। तुम्हें सबसे आगे वाली वीआईपी सीट पर बैठना है और मेरे लिए ज़ोर ज़ोर से चीयर करना है, नैना ने चहकते हुए कहा। विक्रम ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा और अपनी शर्ट के कफ सेट करते हुए बोला, मैं नहीं आ रहा हूँ। नैना की स्माइल एक झटके में गायब हो गई। क्या? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं ऐसी भीड़ भाड़ वाली और फालतू जगहों पर नहीं जाता, विक्रम ने बेहद सपाट आवाज़ में कहा। वहाँ मीडिया होगी, पुलिस होगी और शहर के 1000 लोग होंगे। मैं वहाँ जाकर अपनी प्राइवेसी का तमाशा नहीं बना सकता। तुम जाओ, मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे। नैना का खून खौल गया। उसने गुस्से से अपना बैग ज़मीन पर पटका। तुम एक नंबर के खड़ूस, पत्थर दिल और घमंडी इंसान हो, नैना लगभग चिल्लाई। मैं वहाँ सबके सामने तुम्हें अपनी जीत दिखाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी उस दुनिया, खूनी दुनिया और अपने रुतबे की पड़ी है। मत आना, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। नैना पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई। विक्रम वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक गहरी उलझन थी। चैंपियनशिप का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। पानी की लहरों की आवाज़ और दर्शकों के शोर से पूरा माहौल गूंज रहा था।
नैना अपने ट्रैक सूट में पुल के किनारे खड़ी थी। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नज़रें बार बार वीआईपी स्टेडियम की तरफ जा रही थी, इस उम्मीद में कि शायद विक्रम का वो लंबा चौड़ा डार्क सूट वाला फिगर उसे कहीं दिख जाए। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो खड़ूस सच में नहीं आया। नैना ने मन ही मन सोचा और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तभी उसकी बारी के लिए अनाउंसमेंट हुई। नैना ने एक लंबी सांस ली और अपना ट्रैक सूट उतारने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र स्टेडियम के सबसे ऊपरी और अंधेरे हिस्से वाले प्राइवेट वीआईपी बॉक्स पर गई। वहाँ एक काले शीशे के पीछे जेट ब्लैक सूट में एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले विक्रम खड़ा था। भले ही वहाँ अंधेरा था, लेकिन विक्रम की उस डार्क और खौफनाक ऑरा को नैना हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। विक्रम की नज़रें सिर्फ और सिर्फ नैना पर टिकी थी। नैना की उदास आंखें एक सेकंड में 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठी। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सच्ची और खुशी से भरी मुस्कान आ गई। विक्रम ने शायद उसका बचपना रखने के लिए ही सही, लेकिन अपने नियम तोड़ दिए थे। नैना ने विक्रम की तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस उछालने का नाटक किया, जिस पर विक्रम ने बस हल्का सा अपना सिर हिला दिया। नैना जीत के फुल कॉन्फिडेंस में भर गई। उसने वापस मुड़कर पुल की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी अपोजिट टीम के स्पॉन्सर और कोचेस के एरिया पर पड़ी, नैना के चेहरे की वो चमकती हुई मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वहाँ ठीक सामने की तरफ एक लड़का खड़ा था, एकदम फिट फैशनेबल कपड़ों में और चेहरे पर वही पुराना घमंडी एटीट्यूड। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहन था, नैना का कॉलेज का एक्स बॉयफ्रेंड। वो इंसान जिसने नैना को सिर्फ इसलिए धोखा दिया था और सबके सामने जलील करके छोड़ा था क्योंकि वो अनाथ थी और उसके पास पैसे नहीं थे। रोहन की नज़रें भी नैना पर ही टिकी थी। उसकी आंखों में हैरानी थी कि जो लड़की कल तक फटे पुराने कपड़ों में उसके पीछे घूमती थी, वो आज इस हाई क्लास चैंपियनशिप में इतनी शान से कैसे खड़ी है। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अतीत का वो भयंकर दर्द, वो बेइज्जती और रोहन की वो जहर उगलती बातें एक साथ उसके दिमाग में गूंजने लगी। जो नैना अभी एक पल पहले तक खुशी से उछल रही थी, वो अब उस एक चेहरे को देखकर बर्फ की तरह जम गई थी। ऊपर वीआईपी बॉक्स में खड़े विक्रम की तेज और पारखी आंखों ने नैना के चेहरे के इस अचानक बदलते भाव को तुरंत पकड़ लिया था। माफिया डॉन की नज़रें अब उस लड़के की तरफ घूम गई, जिसे देखकर उसकी बक बक करने वाली जंगली बिल्ली के चेहरे का रंग उड़ गया था। खेल अब पानी का नहीं, आग का शुरू होने वाला था। पूल के किनारे खड़ी नैना के लिए जैसे वक्त वहीं थम गया था। पानी की लहरों का शोर, दर्शकों की तालियां और रेफरी की सीटी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नज़रें बस सामने खड़े रोहन पर जम गई थी। वही रोहन जिसने भरे कॉलेज में उसके अनाथ होने और गरीब का मजाक उड़ाया था, जिसने कहा था कि नैना जैसी लड़कियों का कोई भविष्य नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों के टुकड़ों पर पलती हैं। रोहन की नज़र भी नैना पर पड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही नीच और घमंडी सी मुस्कान आ गई। वह अपनी विरोधी टीम के स्पॉन्सर एरिया से निकला और धीरे धीरे चलकर नैना के बिल्कुल करीब आ गया। अरे नैना, तुम? रोहन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए एक बेहद चुभने वाले लहजे में कहा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम इस हाई क्लास चैंपियनशिप में क्या कर रही हो? यहाँ की फीस भरने के लिए अब किस नए चाचा या रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाए तुमने, या फिर किसी अमीर आदमी को फंसा लिया? ज़रूर किसी बुड्ढे के साथ सोकर पहुंची होगी यहाँ पर, है ना? रोहन की बातें किसी जहरीले तीर की तरह नैना के कानों में चुभ रही थी। नैना जो दुनिया से बिना डरे लड़ जाती थी, जो विक्रम सिंह जैसे खूंखार माफिया डॉन को उंगलियों पर नचाने की हिम्मत रखती थी, वो आज अपने अतीत के इस गंदे पन्ने के सामने अचानक कमज़ोर पड़ गई। उसका गला सूख गया था और उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। अचानक से उसने बिना कुछ कहे अपने कदम बाथरूम और चेंजिंग रूम वाले खाली कॉरिडोर की तरफ बढ़ा दिए, जबकि स्विमिंग कंपटीशन बस शुरू ही होने वाला था। नैना की इस घबराहट को देखकर रोहन के होठों पर एक घटिया सी स्माइल आ गई और वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कॉरिडोर
एकदम सुनसान था क्योंकि सारे लोग और मीडिया पुल के किनारे मौजूद थे। नैना तेजी से वॉशरूम की तरफ जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। तभी पीछे से रोहन ने उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। कहाँ भाग रही हो नैना? रोहन ने उसे दीवार से सटाते हुए एक गंदी मुस्कान के साथ कहा। सच कड़वा लगा क्या? कॉलेज में तो बड़ी सती सावित्री बनती थी और अब यहाँ बड़े लोगों के बीच अपनी हैसियत बनाने के लिए क्या क्या बेचना पड़ा तुझे? बता दो, शायद मैं भी तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। रोहन अभी आगे कुछ और बकता कि अचानक कॉरिडोर की हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। एक बेहद डार्क, कड़क और खौफनाक परफ्यूम की महक ने रोहन की सांसों को जकड़ लिया। इससे पहले कि रोहन को कुछ समझ आता, किसी ने पीछे से उसके बालों को इतनी बेरहमी और ताकत से पकड़ा कि रोहन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उस लोहे जैसी सख्त पकड़ ने रोहन को झटके से हवा में उठाया और सामने वाली दीवार पर इतनी जोर से दे मारा कि रोहन की रीढ़ की हड्डी में दर्द की लहर दौड़ गई। रोहन खांसते हुए नीचे गिरा और उसने कांपते हुए ऊपर देखा। सामने खड़ा था विक्रम सिंह। जेट ब्लैक इटालियन सूट, आंखों में खून जमा देने वाली ठंडक और चेहरे पर मौत का साक्षात खौफ। विक्रम के पीछे उसके दो हथियारबंद गार्ड्स भी खड़े थे, जिन्होंने कॉरिडोर के दोनों रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। रोहन का खून उसी पल जम गया। शहर का बच्चा बच्चा जानता था कि विक्रम सिंह कौन है, अंडरवर्ल्ड का वो बेताब बादशाह जिसके सामने पुलिस भी नजरें नहीं उठाती थी। रोहन के पूरे शरीर में लकवा सा मार गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी और उस कांपते हुए होठों से एक शब्द नहीं निकल रहा था। विक्रम ने अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और बहुत ही धीमी खौफनाक कदमों से रोहन की तरफ बढ़ा। विक्रम के जूतों की खटखट वाली खाली कॉरिडोर में मौत की आहट जैसी लग रही थी। तुम्हें क्या लगता है? विक्रम की आवाज़ बिल्कुल शांत और फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसमें जो वहशीपन था वो किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी था। जिस अमीर आदमी या बुढ़े की तुम बकवास कर रहे थे, वो कौन है? रोहन की सांसें हलक में अटक गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विक्रम धीरे से रोहन के बिल्कुल चेहरे के पास झुका। उसकी ठंडी बेरहम आंखें रोहन की खौफज़दा आंखों में गड़ गई। जिस लड़की के बारे में तुम्हारी ये घटिया जुबान चल रही थी, वो विक्रम सिंह की परिस्थिति में है। विक्रम का एक एक शब्द रोहन के सीने में खंजर की तरह उतर रहा था। मेरी दुनिया में राज छुपा कर रखे जाते हैं, इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि नैना पर मेरी छाया है। अगर आज के बाद गलती से भी तुम्हारी परछाई ने नैना को छूने की कोशिश की या तुम्हारी इस जुबान ने उसके लिए एक भी शब्द निकला, तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े करूँगा कि तुम्हारा खानदान तुम्हें समेटते समेटते पागल हो जाएगा। रोहन बुरी तरह काँप रहा था। उसके पैंट के घुटने फर्श पर घिसट रहे थे और पसीने से उसकी शर्ट भीग चुकी थी। वो विक्रम सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। रोहन रोने जैसी हालत में हकलाया। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। विक्रम ने अपनी सीधी हुई कमर के साथ बहुत ही सर्द आवाज़ में हुक्म दिया। रोहन वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुका। वो लड़खड़ाते गिरते पड़ते अपनी जान बचाकर वहाँ से ऐसे भागा जैसे साक्षात मौत उसके पीछे पड़ी हो। रोहन के जाते ही कॉरिडोर में फिर से सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और वो दोनों भी वहाँ से दूर चले गए। अब वहाँ सिर्फ विक्रम और नैना थे। नैना अभी भी दीवार के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और वो हल्के हल्के काँप रही थी। अतीत का वो घाव जो उसने इतनी मुश्किल से भरा था, आज फिर हरा हो गया था। विक्रम जो कभी किसी के जज्बातों की परवाह नहीं करता था, उसे नैना को इस तरह टूटते हुए देखकर सीने में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। वो धीरे से नैना के पास गया। उसने अपनी जेब से अपना महंगा रेशमी रुमाल निकाला और बहुत ही नरमी से नैना के गाल पर गिरे उस एक आंसू को साफ किया। मेरी दुनिया में रोने वालों की कोई जगह नहीं होती नैना, विक्रम ने बहुत ही गहरी लेकिन शांत आवाज में कहा। वो तुम्हारा अतीत था, एक कचरा जिसे मैंने साफ कर दिया है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा वो अनाथ होना नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा वो जुनून है। विक्रम ने नैना की ठुड्डी को अपनी सख्त उंगलियों से हल्का सा ऊपर उठाया ताकि नैना की नज़रें सीधे उसकी आंखों से टकराए। अब उस पानी में कूदो और अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द उस पानी में निकाल दो। साबित कर दो कि तुम कौन हो, विक्रम ने कहा।
विक्रम की उस छुअन और उसकी बातों ने जैसे नैना के अंदर बुझ चुकी आग में पेट्रोल डाल दिया हो। उसकी आंखों से आंसू गायब हो गए और उसकी जगह एक भयंकर जिद ने ले ली। नैना ने एक लंबी सांस ली और विक्रम की आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। थैंक यू पतिदेव, नैना ने बहुत ही चुलबुले और प्यार भरे अंदाज में कहा। पतिदेव शब्द सुनकर विक्रम का पूरा शरीर एक झटके के लिए सुन्न हो गया। उसने आज तक खुद के लिए इतने खौफनाक नाम सुने थे, लेकिन इस एक शब्द ने उसके पत्थर जैसे दिल की धड़कन को एक सेकंड के लिए रोक दिया। विक्रम की आंखें हल्की सी बड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, नैना उसे आंख मारते हुए तेजी से पुल की तरफ भाग गई। स्विमिंग पूल का नज़ारा जैसे ही रेफरी की सीटें बजी, नैना ने पानी में उछाल लगा दी। वो तैर नहीं रही थी, वो पानी के अंदर आग लगा रही थी। उसके हर एक शौक में वो भड़ास थी जो उसने बचपन से लेकर आज तक सही थी। चाची के ताने, गरीबी और रोहन का वो घटियापन, सब कुछ उसकी उस तेज रफ्तार में तब्दील हो गया था। पूरा स्टेडियम हैरान था। वीआईपी बॉक्स में खड़े विक्रम की नज़रें सिर्फ नैना पर टिकी थी। नैना ने सबसे पहले फिनिश लाइन को छुआ और जीत गई थी। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नैना पानी से बाहर निकली। वह बुरी तरह हाफ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की वो चमक थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। मेडल सेरेमनी खत्म होते ही नैना ने किसी भी रिपोर्टर या स्पॉन्सर पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे दौड़ते हुए उस तरफ गई जहां कॉरिडोर के पास विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम अपना तौलिया लेकर आगे बढ़ने की ही वाला था कि नैना ने बिना कुछ सोचे, बिना इस बात की परवाह किए कि वह पूरी तरह भीगी हुई है और विक्रम ने लाखों का महंगा सूट पहन रखा है, उसने सीधा विक्रम के ऊपर छलांग लगा दी। मैं जीत गई पतिदेव, मैं जीत गई। नैना ने विक्रम के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसे पागलों की तरह कसकर जकड़ लिया। पूल का सारा ठंडा पानी और नैना के गीले बाल विक्रम के उस महंगे जेट ब्लैक सूट और उसकी क्रिस्प सफ़ेद शर्ट को पूरी तरह से भिगो रहे थे। अगर किसी और ने विक्रम के सूट पर पानी की एक बूंद भी गिराई होती तो उसकी जान चली जाती, लेकिन यहाँ विक्रम ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी दोनों मजबूत बाहें नैना के कमर के इर्द गिर्द लपेट ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। नैना का फुल बकबक मोड चालू हो गया था। देखा तुमने मेरी स्पीड? अरे वो बाकी लड़कियां तो ऐसे तैर रही थी जैसे पानी में सो रही हो, और वो रोहन, उसकी तो शक्ल देखने लायक होगी। मज़ा ही आ गया। आज तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, तुम्हारे पैसों से ही सही, लेकिन पार्टी पत की। और हाँ, तुम्हारे इस महंगे सूट की तो मैंने लंका लगा दी, पर कोई बात नहीं, पतिदेव के सूट पर बीवी का हक तो बनता ही है ना। विक्रम, जो नैना को चुप कराने के लिए हमेशा परेशान रहता था, आज उसे नैना की ये बकबक किसी सुरीले संगीत की तरह लग रही थी। पतिदेव शब्द बार बार सुनकर विक्रम के अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने नैना को थोड़ा सा अपने से अलग किया, अपने सूट से उसका पानी टपकता हुआ चेहरा साफ किया और एक बहुत ही असली गहरी मुस्कान के साथ बोला, हाँ बिल्कुल हक बनता है, लेकिन अभी अगर तुमने अपनी ये बकवास बंद नहीं की और जाकर कपड़े नहीं बदले तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। नैना विक्रम की वो स्माइल देखकर एक पल के लिए रुक गई। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार विक्रम को इतनी खुलकर और इतनी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए देखा था। वो ठंडी बेजान मौत वाला माफिया डॉन आज एक अनाथ चुलबुली लड़की की जीत पर मुस्कुरा रहा था। नैना ने तुरंत अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होकर विक्रम के गाल को जोर से खींचा और भागते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। विक्रम वहीं खड़ा अपने सूट को देख रहा था जो पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसके होठों की मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। खामोशी और तूफान का ये रिश्ता अब उस डार्क दुनिया में एक बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक मोड़ ले चुका था।